नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। क्या दुनिया में विश्व युद्ध का अलर्ट सुनाई देने लगा है? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। दुनिया में पहले से ही इजरायल गाजा युद्ध जारी है। हाल ही में भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट दुनिया ने देखा है और अब यूक्रेन रूस वॉर का एक्सेलरेट होना तय माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है, जिससे रूस को तगड़ा झटका लगा है। यूक्रेन ने रूस के 4000 किलोमीटर दूर तक के एयरबेस को निशाना बनाया, ड्रोन्स को स्मगल कर रूस में भेजा और फिर ट्रकों से रिमोटली इसे लॉन्च किया, जिससे रूस को कई अहम जेट्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का नुकसान हुआ है। जवाब में रूस ने भी यूक्रेन पर जबरदस्त मिसाइल दागी, लेकिन दुनिया भर में चर्चा इस बात को लेकर होने लगी है कि क्या यह नया पर्ल हार्बर मोमेंट तो नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन के पास इस हमले के बाद बहुत स्कोप बचा नहीं। ऐसे में क्या रूस अब यूक्रेन के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठा सकता है? अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में इसका क्या असर होगा, इसका हर कोई आंकलन करने में जुट गया है। आखिर क्यों यूक्रेन के इस अटैक ने दुनिया भर को सकते में ला दिया है, वो समझना जरूरी है। पहले आपको यह जानना चाहिए कि यूक्रेन ने रूस में कहां कहां हमला किया। दरअसल यूक्रेन ने रूस के 4 बड़े और अहम एयरबेस को उड़ा दिया है। मरमंस्क में ओलेनिया एयरबेस, इरकुत्स्क में बेलिया एयरबेस, इवानोवो में इवानोवो एयरबेस और डाइगिलेवो एयरबेस को निशाना बनाया। ड्रोन हमले में रूसी टुपोलेव Tu-95 बॉम्बर जलकर खाक हो गया। यूक्रेन ने रूस के अंदर 4000 किलोमीटर घुसकर बड़ा ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस को टारगेट करते हुए उसके 41 अहम और महंगे लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU ने इस हमले को अंजाम दिया। इस पूरे ऑपरेशन का नाम स्पाइडर वेब रखा गया था। हमले के लिए FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इस अटैक में यूक्रेन ने रूस के A-50, Tu-95 और Tu-22 जैसे स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाया। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक इस अटैक में रूस को करीब $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं बात यूक्रेन की करें तो उसने जिस ड्रोन से तबाही मचाई उसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए है। ऐसे में रूस के लिए यह हमला अब तक का सबसे नुकसानदायक हमला है। जाहिर है रूस चुप नहीं बैठने वाला, लेकिन सवाल है कि अगर रूस कड़े कदम उठाता है तो वर्ल्ड वाइड इसका क्या इंपैक्ट होगा, कौन किसके साथ खड़ा होगा और क्या इसे विश्व युद्ध का अलर्ट समझा जाए। इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक बंसल, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड विकास शर्मा हमारे साथ हैं और रुपेंद्र सचदेवा, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यश मोर सर, अब आगे क्या? हमने देख लिया कि यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला रूस पर कर दिया है, सबसे ज्यादा तबाही रूस पे मचाई है। उसके 4 एयरबेस को टारगेट किया है, 4000 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा है। आगे क्या होगा? अब इसका क्या इंपैक्ट विश्व पर पड़ते हुए देख रहे हैं आप? प्राची जी, पहली बात तो आपके शो में आके और अपने कई पुराने मित्रों के साथ इस पैनल में होके बहुत खुशी की बात है। दूसरी चीज ये कि जो ये यूक्रेन ने किया ये एंटिसिपेटेड था, क्योंकि जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन को पिछले 3 साल से जो है ध्वस्त कर रहा है, एक के बाद एक कितने साल से, तो अब था कि कुछ बड़ा यूक्रेन करने वाला है। और उसने जो किया है इससे एक चीज तो है कि भाई छोटे कंट्री और स्मॉलर नेशंस जो हैं, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास है, अच्छा इंटेलिजेंस है, सर्वेलेंस का सिस्टम है, रडार सिस्टम है, अच्छी इंटेलिजेंस को मिलती है, तो वो आपके बहुत डीप अंदर आकर वो नुकसान कर सकते हैं जो कि चीप अनमैन्ड प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े जो आपके मैन्ड प्लेटफॉर्म्स को बर्बाद कर सकते हैं। आपने 17,000 करोड़ रुपए का बताया और जो ड्रोन है वो 30-40 हजार के आसपास, या चलो 1-2 लाख का भी होगा तो वो हो सकता है। तो ये मैसिव एक शॉक एक्शन है और ये साइकोलॉजिकली भी रशियन आर्मी को, उनके डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स को जो है एकदम मेंटली पैरालाइज कर देगा, क्योंकि इतना अंदर आके इस प्रकार का अटैक होने का उनको अंदेशा था नहीं। तो बट मैं अगर ये इतना एक्सट्रीम नहीं होगा कि कोई विश्व युद्ध छुड़ जाएगा। अब रशिया विल हिट बैक, लेकिन कहाँ हिट करेगा? उसके बाद वही एरिया बचा हुआ है, वो कीव को हिट करेगा या उसके और बड़े शहरों को हिट करेगा, और उसके जवाब में दोबारा यूक्रेन जब मौका मिलेगा तो दोबारा हिट करेगा। बट ये कहना कि कोई और देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, मुझे अभी ये बहुत दूर की बात लगती है। और न्यूक्लियर
सेबर रैटलिंग ना ही करें तो अच्छा है। इसमें 1% भी चांस नहीं है कि पुतिन किस मामले को लेकर न्यूक्लियर अटैक करेगा यूक्रेन के ऊपर। दोनों पड़ोसी देश हैं, साथ साथ हैं। और जो है न्यूक्लियर का मुझे अभी इस स्टेज पर बिल्कुल भी कोई चांस मेरे को पर्सनली नहीं लगता है। लेकिन हाँ, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा और बहुत करारा जवाब देगा वो जो भी दे। बट ये जो है ये बहुत ही स्पेक्टेकुलर हिट है जो यूक्रेन ने किया रशिया के ऊपर। एंड जेलेंस्की ने और उसकी जो फौज ने इस प्रकार का ऑपरेशन प्लान किया है, हैट्स ऑफ टू दीज पीपल इफ दे हैव एग्जीक्यूटेड अ ब्रिलियंट ऑपरेशन। जी। प्राची। लेकिन अगर जवाब देना है पुतिन को, और ऐसा जवाब देना है जिससे पुतिन के नुकसान की भरपाई हो, कम से कम अपने दुश्मन देश को मारकर उसे से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर, तो विकास जी क्या स्कोप पुतिन के पास आपको नजर आ रहा है? पुतिन क्या कदम उठा सकते हैं? हालांकि अटैक करना शुरू कर दिया है, अभी भी मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं रशिया की तरफ से, लेकिन वो पहले भी ऐसे ही कर रहा था। अब इन 4 एयरबेस की तबाही के बाद क्या स्कोप है रशिया के पास? थैंक यू प्राची जी, आपको मेरे को इस शो पे बुलाने के लिए, और मेरे को पैनलिस्ट सबको वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि मोहन साहब ने बताया अभी कि जो न्यूक्लियर इस वक्त कुछ बोलना इट्स अ बिट फारफेच, थोड़ा दूर है, लेकिन 2 शब्द मैं यूज करूंगा, अडोसिटी एंड क्रिएटिविटी, यानी कि साहसपूर्ण और रचनात्मक तरीके से जिस तरीके से ये उन्होंने अटैक किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे को ये भी सोचना चाहिए कि इससे रशिया को साइकोलॉजिकली एक बहुत ही खराब उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। और उनका जो दुनिया के स्टेज के ऊपर जो कि एक सुपर पावर माना जाता था, उसमें अभी इस वक्त जो है उसमें थोड़ा ड्रॉप आएगा और उनको खुद को काफी मानसिक तरीके से उनको काफी खराब लगेगा। मेरे हिसाब से अभी इस वक्त जो है ये करके यूक्रेन ने शायद जो पुतिन अभी तक अवॉइड कर रहे थे उसका रास्ता खोल दिया है। पहली बात, पुतिन को पता है कि इसके पीछे नाटो कंट्रीज का कुछ का हाथ है, उनके साथ भी वो मेरे ख्याल से डील करेंगे, पर वो ज्यादा इकोनॉमिक तरीके से, यानी कि गैस की प्रोवाइड ना करके, जब सर्दियां वगैरह जर्मनी में शुरू होंगी उस वक्त करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो होगा, अब पुतिन को जो एक रास्ता मिल गया है वो है जमीन को अनेक्स करना, जो वो अभी तक अवॉइड कर रहे थे और या बहुत कम तरीके से कर रहे थे। अब उनका जो एम होगा, या उनको इस तरीके से एक बहाना मिल गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा अटैक करके और ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर, अब तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। अब चर्चा तो पर्ल हार्बर जैसे मूवमेंट की हो रही है, और कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या रशिया के लिए पर्ल हार्बर वाला मूवमेंट यूक्रेन ने क्रिएट कर दिया है रुपेंद्र जी? और क्या वाकई में इसे पर्ल हार्बर वाले मूवमेंट से जोड़कर देखा जाना चाहिए? जब जापान ने हमला किया था अमेरिका पर और कई सैनिक अमेरिका के मारे गए थे, क्या उससे जोड़कर इसे देखा जाना चाहिए वाकई में? ग्रेट क्वेश्चन प्राची जी, थैंक यू। आपके स्ट्रीम पैनल के साथ प्लेजर। वन, देखिए, स्कोप में कहें तो शायद ये पर्ल हार्बर जैसे बराबरी में है, बट मेरे विचार से पर्ल हार्बर का जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हुआ था ये वैसा नहीं है। क्योंकि आप ये याद रखिए, पर्ल हार्बर हुआ था, अमेरिका तब तक जंग में था ही नहीं, उसने इमेजिन ही नहीं करा था जापान इतना बड़ा अटैक करेगा, और सडनली इतना बड़ा अटैक हुआ, राइट? वो शॉक था मेजर। यहां पर पिछले 3 सालों से रशिया के ऊपर कहीं ना कहीं काफी अटैक होते गए हैं, बड़े बड़े। मस्कवा जो इनकी ब्लैक सी फ्लीट की फ्लैगशिप थी, उसको उड़ा दिया गया। मॉस्को में ड्रोन्स आते गए, इनकी ऑयल फील्ड्स को उड़ाया जा रहा है, इनकी नॉर्थ स्ट्रीम जो गैस की पाइपलाइन थी उसको उड़ा दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि रशिया के साथ यूक्रेन ने काफी ऐसे यू कहे तो अटैक्स किए हैं, जो कि मतलब ये एक नया, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऑनगोइंग चल रहा है बार बार। तो एक तरह से इसका रिस्पॉन्स चाहे जो भी होगा, बट रशिया एक तरह से, पुतिन आप समझिए कि वो नंब हो गए हैं, वो थोड़े सुन्न हो गए हैं, क्योंकि इतनी बार इस तरह की चीजें हो रही हैं। और वैसे भी यस, रशिया की जो स्ट्रैटेजी है पुतिन की है कि वो हर चीज को एक तरह से झेल लेते हैं और आगे चलते जाते हैं। हाँ। क्योंकि इतनी बार उनको चोटें लगती जा रही हैं ऐसी बड़ी बड़ी, अब वो इसको रिटेलिएट कैसे करेंगे मैं कह नहीं सकते, बट ये पर्ल हार्बर मैं नहीं मानूंगा इन दैट सेंस कि पर्ल हार्बर जो हुआ था पहली बार हुआ था, बड़ा अटैक अमेरिका वॉर में ही नहीं था, तो अमेरिका झन्ना गया था पूरा। यहां पर 3 साल से अटैक हुए जा रहे हैं रशिया के ऊपर, रशिया यूक्रेन पे कर रहा है, रशिया के अंदर हो रहे हैं। प्रिगोजिन का कूस्ट, अपनी ही आर्मी के इसके सोल्जर्स मॉस्को की तरफ चल गए थे,
रशिया में इतनी बड़ी बड़ी चीजें इस तरह की हो गई है, तो मैं उस एंगल से नहीं मानूंगा। बट यस, ये मेजर डेविस्टेशन है। एंड एज हमारे एशियन कोलीग्स कह रहे हैं, रशिया का इससे सुपर पावर स्टेटस अब तो नहीं, मेरे विचार से तो पिछले 3 सालों से हर समय धीरे धीरे इसका बलून पंचर होता जा रहा है। इसकी रशिया की मिलिट्री माइट क्वेश्चन में है। यूक्रेन में एक हफ्ते में इनके टैंक जाके कैप्चर कर रहे थे, 50 मील का काफिला कीव तक ही नहीं पहुंच पाया, जो भी कारण थे, उनकी मेंटेनेंस सिटिंग डक्स बन गई, काइंड ऑफ अ थिंग। इधर फिनलैंड और कौन आपका स्वीडन नेटो में चले गए, तो और यहां पर उसकी नॉर्थ स्ट्रीम गैस पूरी यूरोप से कट गई है। तो रशिया को डेफिनेटली अमेरिका यूक्रेन द्वारा, एंड ऑफ कोर्स अमेरिका इसमें अब अच्छा खासा भागीदार भी है, चाहे ट्रंप कुछ भी कहे, बट अमेरिकन एंड यूरोपियंस रशिया को डिग्रेड करते जा रहे हैं। अब जैसे ये इसमें एस्टिमेट है कि 1/3 ऑफ इनके जो क्रूज मिसाइल्स, जो न्यूक्लियर टिप्ड को कैरी करने की फ्लीट थी, 1/3, 40 में से 10 एक ऐसे हैं वो उड़ा दिए गए हैं। तो रशिया तो डिग्रेड हो रहा है। सर, बहुत नुकसान रशिया का हुआ है। Tu-95, T-22 जैसे जो भारी भरकम बॉम्बर्स हैं उनको तबाह किया है आपने। 40-50 हजार या मान लें 1 लाख तक के भी ड्रोन्स हैं, उससे अब 17,000 मिलियन का जो नुकसान है वो रशिया को अगर पहुंचा रहे हैं, तो रशिया के लिए ये सेटबैक जैसा है आलोक जी, और इस सेटबैक से उबरने की कोशिश रशिया करेगा और दुनिया के सामने कैसा एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश तो करेगा कि कोई उसे कमतर ना आके, और अपने ही देश में जो आत्मविश्वास की कमी आई होगी उसे भी तो दूर करना है ना पुतिन को, तो कुछ तो बड़ा कदम उठाना होगा। देखिए, इसको हमें समझना चाहिए कि पिछले जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं वो युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, और ट्रंप युद्ध विराम के लिए तैयार भी थे, और इस युद्ध विराम की जो शर्तें थी उसके अंतर्गत यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रशिया के अंतर्गत ही रहता। अगर आप देखते लुहांस्क, डोनेट्स्क और इसके अलावा और 2 जो ओब्लास्ट थे, उनकी भी काफी बड़ी संख्या में भूमि जो थी रशिया के साथ रहनी थी, और इसी के लिए शुरू में जेलेंस्की ने इसका विरोध किया, पर बाद में वो भी आ गए। तो अब सवाल ये उठता है कि जब जमीन तो उनके पास आनी ही थी, तो क्यों युद्ध चल रहा था? उसके पीछे कारण ये था कि यूक्रेन ने थोड़ी सी जमीन जो है रूस की कैप्चर कर रखी थी, और रूस चाहता था कि युद्ध विराम से पहले उसकी पूरी भूमि उसके कब्जे में हो, और इसीलिए पिछले कुछ दिनों से रूस जो है बड़े हमले कर रहा था यूक्रेन में। अगर आप देखें, राष्ट्रपति ट्रंप का भी वक्तव्य आया था, और अब इस हमले के द्वारा यूक्रेन ने रूस को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। जहां तक सवाल रूस की एक महाशक्ति होने का है, तो जब पुतिन ने सीरिया में हस्तक्षेप किया था तो उसने दुनिया को बताया था कि सोवियत संघ के बाद रूस अभी भी एक वैश्विक शक्ति है। लेकिन जिस तरीके से बाद में दमिश्क या दमिश्क गिरा, और उसके बाद जिस तरीके से आपने पहले देखा कि नगर्नो कराबाख जो आर्मेनिया से छूट गया, और रूसी जो वहां पे पीस कीपर्स थे वो कुछ भी नहीं कर पाए, तो उसके साथ साथ ये दिख गया है कि रूस की जो वैश्विक शक्ति होने का जो एक दावा था वो काफी हद तक क्षीण हो चुका है और एक कमजोर हो चुका है। सो दीज 2 एक्शंस हैव शोन द लिमिट्स ऑफ रशियन पावर ऑल्सो। और अब इसके बाद पुतिन जरूर अवश्य कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो उनकी अंदरूनी जो जनता है, क्योंकि ये किसके लिए उठाएंगे? अपनी जनता के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं कुछ कदम उठा रहा हूं, तो कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा जो खूब आवाज करे, लोगों को दिखे। तो हो सकता है कुछ भीषण बमबारी हो किसी शहरों में, कुछ में ऐसी, लेकिन ये मैं नहीं मानता कि इन सब के बाद कोई परमाणविक खतरा है, क्योंकि अब रूस को भी ये लग रहा है कि इस तरीके की प्रतिक्रियावादी हमले जो है आगे भी हो सकते हैं। नहीं आलोक जी, सर आप कह रहे हैं कि कुछ तो बड़ा होगा और कुछ तो करके पुतिन दिखाएंगे, अपनी जनता को भी सेटिस्फाई करना है, दुनिया को भी बताना है अपनी शक्ति के बारे में। ये खुद यूक्रेन के अखबारों में छपना शुरू हुआ है। जब यूक्रेन ने बताया, जब जेलेंस्की ने सब पूरी दुनिया को बताया कि हमने कैसे 18 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी, कैसे ड्रोन को स्ट्रैटेजिकली पहुंचाया गया रशिया के अंदर, अब उन्हीं के अखबारों में ये छप रहा है कि रशिया के लिए पर्ल हार्बर वाला मोमेंट है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि उसमें जो रिएक्शन था अमेरिका का, क्या ये रिएक्शन होगा रशिया का? देखिए, पर्ल हार्बर का मूवमेंट जैसे रॉबिन जी ने बताया वो बिल्कुल सही बताया। पर्ल हार्बर बहुत बड़ा मूवमेंट था। उस समय तक रूस और जापान एक दूसरे के खिलाफ विरोध में नहीं थे। ये सरप्राइज जो उन्होंने अचीव किया था पर्ल हार्बर में, वो बहुत काबिले तारीफ था। इसमें भी सरप्राइज है, क्योंकि मैं पिछले साल ही मॉस्को गया था। रूस वाले ये कभी भी नहीं सोच रहे थे कि इतनी दूर तक हमला हो सकता है। जैसे आपने देखा, एक हमला बिल्कुल मंगोलिया के उत्तर में हुआ है, तो इतनी डीप पेनिट्रेशन। लेकिन क्या इस तरीके का हमला दोबारा हो सकता है? मेरे हिसाब से नहीं,
क्योंकि जो सरप्राइज उन्होंने ट्रक्स को भेज के अचीव किया वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हां, ड्रोन से इस तरीके के हमले उनके अंदरूनी जगहों पे होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो रूस कोई ऐसा हमला करेगा जो उसके जनमानस को दिखे। जैसे आपने देखा अभी भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में पाकिस्तान ने क्या किया, जब पिट गए तो उन्होंने एरियल शेलिंग की और ड्रोन्स भेजे, जिससे कि जनता को दिखे उनकी कि वो कुछ कर रहे हैं। हालांकि उनके सारे ड्रोन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज कर दिए, शेलिंग से कुछ सिविलियन टारगेट्स हर्ट हुए, लेकिन आवाज और जो दृश्य था वो उनको दिखा, उनको आग भी दिखी और उनको आवाज भी हुई। तो रूस भी कुछ ऐसे कदम उठा सकता है, कोई बड़ी बॉम्बिंग करे, कोई बड़ी मिसाइल्स फायर करे। उन्होंने ऑलरेडी काफी समय से काफी बड़ी हमले कर रहे थे, कुछ ऐसे हमले करें जो रूस की जनता को दिखे कि हाँ इन्होंने कोई कदम उठाया है। पाकिस्तान से अगर तुलना करें आलोक जी, तो पाकिस्तान तो प्रोपेगेंडा चलाने में माहिर है। वो तो अपनी जनता को ही बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, जो चीज कर नहीं पाया उसे झूठ में परोसकर वो अपनी आवाम को दिखाने की कोशिश करता है, और गाहे बगाए उसका झूठ पूरी दुनिया के सामने आ जाता है, प्रूफ पूरी दुनिया के सामने आ जाते हैं। लेकिन रशिया इससे अलग कोई कदम तो उठाएगा, उसे तो स्ट्रैटेजिकली वॉर करना है विकास जी, और स्ट्रैटेजिकली जब स्ट्रैटेजिकली कदम उठाना है रशिया को विकास जी, तो क्या कदम हो सकता है? अगर पर्ल हार्बर वाला मूवमेंट नहीं या उस जैसा रिएक्शन नहीं, तो कहां पर चोट कर सकता है रशिया, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को पहुंचाया जा सके? देखिए प्राची जी, उसके पास ऑप्शंस जो हैं, अब वो कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक मैंने आपको बताया कि हम देखिए दोनों कंडीशंस उस वक्त अलग थे। जो हमारे पैनलिस्ट साहब ने बताया भी कि सीज फायर के टाइम पे उसको काफी जमीन मिल रही थी, पर उसने वो नहीं ली क्योंकि वो अपनी जमीन को वापस पहले लेना चाहता था। लेकिन अब सिचुएशन अलग हो गई है। अगर उसने कुछ दिखाना है तो मेरे हिसाब से सबसे पहले वो ये कोशिश करेगा कि जितना इलाका कैप्चर कर सकता है वो करे। एक ऑप्शन उसके पास ये है। दूसरा ऑप्शन ये भी है उसके पास कि उसे मालूम है कि यूक्रेन के पीछे पूरा नाटो के देश जो हैं वो उसकी फुल सपोर्ट में है, और उनकी सपोर्ट के बिना ये कार्रवाई नहीं हो सकती थी। सो ऑप्शन है, करे ना करे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी नाटो कंट्री के ऊपर जिसको भी वो चूज करे उसको किसी तरीके से क्षति पहुंचाए, चाहे वो मिलिटरीली हो, इकोनॉमिकली हो या किसी और तरीके से हो। चलते चलते मैं आपको ये बात भी बोलना चाहूंगा कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि उसे 7 करोड़ का या 70 करोड़ का या $7 बिलियन का नुकसान हुआ है एयरक्राफ्ट जलने से। वो नुकसान इतना बड़ा नहीं है, वो उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान इसमें हुआ है इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि जो टुपोलोव जो ये एयरक्राफ्ट हैं, इसकी प्रोडक्शन जो ये स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट हैं काफी समय से बंद हो गई, और जो ये जितने एयरक्राफ्ट इसके पास बचे हुए थे ये पहले के मैन्युफैक्चर्ड थे। इनको अब अपनी स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए वो सारी फैक्ट्रीज को वापस खोल के और उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि काफी समय ले सकता है। ठीक, लेकिन आपने जैसे नाटो देश का जिक्र किया, अगर दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो तीन बड़े युद्ध जैसी स्थिति, एक उधर इजराइल गाजा के बीच में टेंशन बढ़ी हुई है, यहाँ यूक्रेन और रशिया के बीच में टेंशन बढ़ी हुई है, भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम अभी हुआ है। लेकिन भारत ये बार बार बता रहा है कि पाकिस्तान ने अगर कुछ हिमाकत की तो इस बार हम बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तानी खुद डरे हुए हैं, पाकिस्तान के जनरल साहब का बयान सामने आ रहा है कि इस बार जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। ऐसे में अगर दुनिया के लिहाज से रुपेंद्र जी इसको समझा जाए तो कैसे समझा जाए? क्या नाटो देश अब खुलकर यूक्रेन के सामने एकदम पर्दे के बाहर आकर खड़े हो जाएंगे, या दुनिया किस तरीके से बटेगी अगर ये दोनों देश ऐसे आमने सामने आ रहे हैं तो? थैंक यू प्राची जी। डेफिनेटली नेटो के देश ऑलरेडी हैं, बट बिफोर गोइंग टू नेटो पुतिन जो कर सकते हैं मेरे विचार से 1-2 चीजें हैं। फिलहाल इन्होंने टेक्निकली इसको ये जंग नहीं कह रहे, इसको ये कहते हैं स्पेशल ऑपरेशन। इस हमले के बाद पुतिन ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम वॉर में हैं, और वॉर में होने का डिक्लेरेशन का मतलब है कि पुतिन मेरे ख्याल से मोबिलाइजेशन और कर सकते हैं, अपनी फोर्सेस की ड्राफ्ट कर सकते हैं और सोल्जर्स देश भर से तेजी से। ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट होगा, क्योंकि रशिया ने अभी तक इस पूरे जंग को केवल स्पेशल ऑपरेशन ही कहा है। तो अब पुतिन कह सकते हैं कि ये वॉर हो गई है, क्योंकि हमारे यहां इन्होंने अंदर घुस के इतना मारा, अब हमें और सोल्जर्स चाहिए, अब हम इमीडिएट ड्राफ्ट करते हैं। तो वो एक डेफिनेट एक ट्रैक होगा रशियन कदम का, मेरे विचार से हो सकता है। जहां तक बात रही, यस
देखिए बीच में ना पिछले करीब 6-9 महीने से, जैसे नवंबर से जब ट्रंप के इलेक्शन का वक्त था, से कुछ ऐसा लग रहा था कि यूरोपियन कंट्रीज का हाथ खिंच रहा है, क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं पड़ रही कि यूक्रेन को ज्यादा मदद करें, चाहे वो कह रहे थे। बट ओवर अ टाइम, पिछले महीनों में आप देखेंगे कि यूरोप फिर से एक तरह से कहें तो कंबाइन हो गया है और रेजोल्यूशन बना लिया कि हम यूक्रेन को ज्यादा मदद करेंगे। अगर अमेरिका नहीं भी करता, मान लीजिए, हालांकि अमेरिका कर रहा है, बट अगर अमेरिका नहीं भी करता तो यूरोप कोशिश में है अब पूरी, अपने बजट बढ़ा रहा है अपने डिफेंस के, यूक्रेन को जो उन्होंने कमिट करा है उसको बढ़ा रहा है। रशिया के जो सेंट्रल बैंक के $300 बिलियन, आपको याद है, जो पड़े हैं, करीब 250 बिलियन पड़े हैं ब्रसल्स में, यूरोप में, या 225, बाकी 25 बिलियन स्विट्जरलैंड, बाकी 50 अमेरिका में जो जब्त हो रखा है, उस पैसे का जो इंटरेस्ट है उससे अब ब्रिटेन उसके लोन ले रहा है उसके अगेंस्ट में, राइट। और यहां तक कहा जा रहा है वो पूरा पैसा जब्त कर लिया जाए, यूक्रेन को दे दिया जाए। तो इस तरह की ये जो चल रही है सारी, इसको देख के तो ये लगता है डेफिनेटली इसकी यूरोप और रशिया के बीच में बहुत बहुत बड़ा अब क्या कहेंगे, गल्फ आ गया है, बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई है, और ये दुश्मनी अभी रुकती नहीं दिखती। सर, यूक्रेन के साथ आप जैसा बता रहे हैं कि नेटो देश मोटा मोटी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका बेशक खुलकर कुछ कहे या ना कहे, लेकिन बिना उसके सपोर्ट के ऐसा हो जाना, ये भी थोड़ा सा उम्मीद से परे नजर आता है। लेकिन अगर हम रशिया की बात कर लें तो उसके हिस्से में भी तो बटेगी ना दुनिया, उसके साथ कौन खड़ा हुआ नजर आ रहा है? उसके साथ ऑनेस्टली कोई खास ज्यादा नहीं, कौन खड़ा नजर आएगा। अब देखिए रशिया के साथ कौन कैसे लड़ेगा? रशिया को आर्म्स एंड आर्मामेंट्स चाहिए, कौन उसे बेचेगा? रशिया अपने ही बनाता है, उसे अमेरिका या फ्रांस या जर्मनी या हम कोई और तो बेचने नहीं वाला, केवल चाइना आता है ये उस एंगल से। नॉर्थ और चाइना भी अपना हाथ खींच के, चाइना दुनिया में अपने को बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट्समैन दिखाना चाहता है इस पूरी गेम में, हालांकि वो रशिया को पीछे से सपोर्ट कर रहा है। तो नॉर्थ कोरिया क्या सपोर्ट कर लेगा, ईरान क्या सपोर्ट कर लेगा रशिया को? हालांकि जहां यूक्रेन की तरफ अगर आप देखें तो उस पलड़े में तो यूरोप के सारे देश खड़े हुए, राइट। यूरोप खड़ा है, यूरोप के और अमेरिका को छोड़ो, आपका जापान खड़ा है, साउथ कोरिया खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया खड़ा है, पैसे दिए जा रहा है, वेपन्स दिए जा रहा है। तो इस खेमे में तो डेफिनेटली बहुत सारे देश हैं जो कि वेपन्स भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। ऑन द अदर हैंड रशिया के साथ तो केवल नॉर्थ कोरिया खड़ा है, यस, वो अपने ट्रूप्स भेज रहा है और अपनी कुछ यस मिसाइल्स वगैरह दे रहा है। ईरान, यस, उसने ड्रोन्स दिए हैं और देते जा रहा है। और चाइना शायद फाइटिंग इक्विपमेंट डायरेक्टली नहीं दे रहा, बट कंपोनेंट्स वगैरह दे रहा है। और बाकी रशियन इकोनॉमी को देखिए, इस समय रशिया की इकोनॉमी भी पूरी दुनिया से कट चुकी है। रशियन इकोनॉमी को इस समय अगर कार्स जो पहले दूसरे देशों की थी, सारी इस समय कार्स चाइनीज है, सारे फोन्स चाइनीज है। तो चाइना रशिया के ऊपर डोमिनेट करता जा रहा है और रशिया को वो जरूरत है, रशिया क्या करेगा? बाय द वे ये पोजीशन सिचुएशन हमारे लिए अच्छी नहीं है, रशिया का इतना ज्यादा कमजोर होते जाना। ठीक है, यानी ये कहा जाए अगर आलोक जी कि अभी दुनिया के लिहाज से सबसे डेंजरस टाइम है। देखिए, दुनिया के लिहाज से एक डेंजरस टाइम तो है ही है, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि इजराइल गाजा में युद्ध चल ही रहा है, ये युद्ध भी चल रहा है और ये युद्ध खत्म नहीं हो रहा। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप जब आए थे सत्ता में तो उन्होंने सोचा था कि मैं 48 घंटे के अंदर इस युद्ध को बंद कर दूंगा, तो युद्ध आसानी से बंद नहीं हो रहा। आपने जैसे कहा कि रूस की तरफ कौन है, तो सवाल ये उठता है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर भी अब थोड़ा डिवीजन देख रहे हैं। जैसे आप हंगरी को देख रहे हैं, हंगरी ने जो है पश्चिमी देशों का क्रिटिसिज्म किया, हालांकि नेटो का मेंबर है। लेकिन ये बात सही है कि रूस के साथ कोई खुलेआम खड़ा नहीं हो रहा। जैसे चीन है, चीन दुनिया के आगे दिखा रहा है कि एक नई वैश्विक पावर के रूप में उभर रहा है, और इसलिए उसका कंडक्ट जो है, जो स्पेशली दिखा रहा है, वो ये है कि वो दोनों से बातचीत कर रहा है, दोनों के बीच मध्यस्थता चाह रहा है। हालांकि वो रूस को काफी बड़ी संख्या में हथियार और दे रहा है, ईरान प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ड्रोन्स रूस को काफी बड़ी संख्या में ईरान से मिल रहे हैं। लेकिन ईरान भी इस वक्त अमेरिका के साथ एक डील स्ट्राइक करने के मूड में है और वो काफी आगे बढ़ रहा है, तो वो भी खुलेआम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेगा जो ऐसा लगे कि वो बिल्कुल रूस के साथ है। और हमें ये समझना चाहिए कि जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट है, CIS कंट्रीज हैं, जो पूर्व सोवियत संघ के घटक थे, उनमें भी अधिकांश राष्ट्र आज एक
निष्पक्षता मेंटेन कर रहे हैं जहां तक ये दो राष्ट्र हैं। और इस हमले का उनके ऊपर भी काफी बुरा असर हुआ है। अगर आप बेलारूस वगैरह को छोड़ दें तो अन्य जो मध्य एशियाई राष्ट्र हैं वो भी अब जो है इसमें पूरी तरह से रूस के साथ नहीं है, बल्कि अब वो रूस के कदमों को एक संशय और शक की नजरों से देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जहां तक सवाल डिप्लोमेसी का है, रूस के लिए युद्ध बहुत अच्छा नहीं रहा। इससे स्वीडन जैसे राष्ट्र जो दोनों विश्व युद्ध में निष्पक्ष थे, न्यूट्रल थे, वो भी अब नेटो ज्वाइन कर रहे हैं। फिनलैंड जो ट्रीटी ऑब्लिगेशन के अंदर था कि उसको किसी संघ में नहीं जाना, उसने भी नेटो ज्वाइन कर लिया। तो सैनिक रूप से जो भी फायदा हुआ हो या जो धरती उन्होंने कैप्चर कर ली डोनेट्स में, लुहांस में, वो अलग बात है। और इसलिए मेरे विचार से अब पुतिन के हित में है कि वो जितनी जल्दी से जल्दी युद्ध विराम स्वीकार कर लें, वो रूस के फायदे में रहे। ठीक है, आप लोग ये कह रहे हैं कि पर्ल हार्बर वाला मोमेंट नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ हालात जो हैं वो पूरी तरीके से अलग हैं। पुतिन को कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन पुतिन ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि बॉम्बिंग कर सकते हैं, लगातार बॉम्बिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पूरे संघर्ष का दूसरा पहलू अगर मोरसर देखें तो वो यूक्रेन की स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक है। क्या कोई सोच सकता है कि 4000 किलोमीटर अंदर जाकर एयरबेसेस को तबाह किया जाएगा, या मैं कहूं इसे लो कॉस्ट डेडली वॉर। आप 40-40 हजार रुपए के ड्रोन से अगर 17,000 मिलियन का नुकसान रशिया को पहुंचा रहे हैं तो ये बड़ी जीत यूक्रेन की कम से कम अभी की स्थिति में है। प्राची, इस पूरी लड़ाई के अंदर जिस प्रकार के यूक्रेन की फोर्सेस ने हिम्मत दिखाई है इतनी बड़ी पावर के आगे, और शुरू में जैसे अपने एम्बेसडर बता रहे थे, शुरू में जब ये इतना बड़ा काफिला कीव तक, और फिर उन्होंने जो कब्रिस्तान बनाया वहां रशिया के मिलिट्री इक्विपमेंट का, वो दुनिया कई सालों तक देखती रहेगी। और उसके बाद जिस तरीके से जेलेंस्की की लीडरशिप है, देखो उसके बारे में लोग मजाक उड़ाते थे, कॉमेडियन है ये, बट एक आज दुनिया के अंदर एक पॉलिटिकल लीडर जो एक देश के आगे खड़ा हुआ है, जिस प्रकार की लीडरशिप दे रहा है, मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ टाइम में इस तरीके से। और पुतिन दूसरी तरफ अपने आप को उसकी जो छवि थी वो धीरे धीरे जो है बहुत एकदम डिप्लोमेटिकली कट ऑफ हो गया है। और उसकी फौज देखो 20-25 साल से तो पावर में है, कोई किसी की वो सुनता नहीं है। कोई ऐसा एडवाइजर नहीं है जो पुतिन को कमरे में ले जाके कहे सर क्या कर रहे हो, अभी तो सीज फायर कर दो। फेस सेविंग के लिए कोई चांस नहीं लग रहा। तो अभी मौका था, ये यूक्रेन ने जो किया ना, ये टॉक से पहले इस्तांबुल में टॉक होने वाला है शायद कल परसों, उससे पहले जो किया ना, बहुत ब्रिलियंट, बहुत ऑडेशियस, बहुत बोल्ड एक्शन है, जबरदस्त एक्शन है ये। और पूरी चीज के अंदर अगर कितने ही मिसाइल डाल देगा, एक आधा शहर बर्बाद कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद कर देगा, पुल तोड़ देगा, लेकिन फिर भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा पुतिन किसी भी तरीके से। तो पुतिन, जैसे कैप्टन आलोक बंसल ने कहा, अब मौका है कहीं फेस सेविंग देखो, थोड़ी बहुत जमीन जो काबू कर लिया वहां पर भी इंसर्जेंसी लगेगी। कोई ये तारबंदी करके रशिया का हिस्सा नहीं बन जाएगा इतनी आसानी से। यूक्रेन इसको जीने नहीं देगा जो वहां रहेगा। और उनके सोल्जर्स का मोराल भी, उनके शुरू लड़ाई के 6 महीने के अंदर 10-12 जो है जनरल लेवल के ऑफिसर्स मारे जा चुके थे रशिया के। तो रशियन आर्मी का मोराल बहुत पुअर स्टैंडर्ड का है, उनकी ट्रेनिंग बहुत पुअर स्टैंडर्ड की है। उनके जो बच्चे इस लड़ाई के अंदर यंग सोल्जर्स आए हैं, उनकी कोई वो उनके पास वो मॉरल जो हाई ग्राउंड नहीं है उनके पास। पिछली बार तो उन्होंने मोर्चे खोद रखे थे, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में मोर्चे खुदे हुए। उनको इतना खतरा था यूक्रेन के स्मॉल टीम ऑपरेशन से, यूक्रेन की टैंक हंटिंग टीम से, और सारा का सारा यूक्रेन ने जिस इंटेलिजेंटली इस बैटल को, इस कैंपेन को चलाया, उन्होंने इंटेलिजेंस का यूज किया जो कि उनको की नाटो ने दी है, अमेरिका ने दी है। और उन्होंने बहुत पिन पॉइंट में लॉजिस्टिक्स को हिट किया है, उनके पेट्रोलियम डंप्स को हिट किया, उनके रेलवे साइडिंग्स को हिट किया, और इतनी अंदर मार देना, ये एक नया पैराडाइम शिफ्ट वाला लड़ाई में। अब कोई कंट्री सेफ नहीं है कि लड़ाई बॉर्डर पे होगी। लड़ाई जो है सर, इसी पॉइंट पर मैं आना चाह रही थी मोर सर, कि अब ये न्यू वॉरफेयर का टाइम आ गया है। जैसे पाकिस्तान और भारत के संघर्ष में देखा कि भारत ने कैसे स्ट्रैटेजिकली या पिन पॉइंट टारगेट किए और पाकिस्तान को 90 घंटे में घुट्टों पर आना पड़ा। वो सीज फायर चिल्लाने लगा बिना एलओसी पार किए। आप अगर जा रहे हैं और घुसकर मार रहे हैं, 300 किलोमीटर अगर आप अंदर जा रहे हैं, और यूक्रेन भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, तो क्या दुनिया में अब न्यू वॉरफेयर या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वक्त आ चुका है वॉर में? जबरदस्त, इतना रैपिडली चेंज हो रहा है, इतना रैपिडली चेंज हो रहा है कि शायद हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस रफ्तार से वॉरफेयर चेंज हो रहा है, किस तरीके से। और ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी एक तरफ है, बट इनोवेटिव माइंड्स
फाइनली मिलिट्री माइंड्स वर अनकन्वेंशनल, जो इनोवेटिव हैं, जो ओडेशियस हैं, वो नई 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 सोच के साथ जो है इस लड़ाई के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ये यहीं पे नहीं है, बाकी जगह भी जहां कहीं भी स्कर्मिशेस हो रहे हैं, स्टैंड ऑफ अटैक्स हो रहे हैं, वो हर जगह यही है कि इतना डीप स्ट्राइक हो रही है अंदर जाके, या तो नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस सब चीजों के अंदर एक चीज बहुत उभर के आई है कि जिस देश के पास इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस के मीन्स अच्छे हैं और जो है पिन पॉइंट टारगेट हिट करने की काबिलियत है, वो कहीं पर भी कभी भी आपको हिट कर सकता है। इफ रशिया इज नॉट सेफ, नो कंट्री इज सेफ इन तो ये देखना पड़ेगा। तो मुझे जो लगता है इसके अब जो इस हिट के बाद जब पुतिन अपना थोड़ा बहुत जवाब ले लेंगे तो शायद इस लड़ाई को अभी जो है आ जाना चाहिए, काफी हो चुका है और अब ना रशिया की इतनी हिम्मत रही है इसको आगे परस्यूट करने की। एंड ऑफ कोर्स यूक्रेन ऑल्सो बहुत ब्लीड हो चुका है और उसकी इकोनॉमी उसको रिसेट करने में, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत वक्त लगेगा अभी। नहीं, लेकिन बैक जो है इस वक्त यूक्रेन के, उससे तो साफ साफ दिख रहा है कि यूक्रेन क्या करना चाहता है, यूक्रेन क्या कर सकता है, रशिया को कितना नुकसान पहुंचा सकता है और इसके आगे का हल क्या निकलेगा। आलोक सर, ये भी दुनिया के सामने हमें रखना होगा, ये भी समझना होगा, क्या वाकई रूस इस स्थिति में आएगा कि फेस सेविंग के लिए वो कुछ कदम उठा सकता है, सीज फायर जैसी कोई चीज हो सकती है, या फिर यहां से बहुत ही विध्वंसक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं दुनिया के लिहाज से। देखिए, जैसे मैंने कहा कि रूस कोई बड़ा हमला कर सकता है, जैसे कि वो चाह सकता है कि या तो उनके ओडेसा जो पोर्ट है, उनका बड़ा पोर्ट है, उस पर हमला करे, कुछ इस तरीके का हमला करे, पोर्ट को बंद कर दे, कुछ जो कि दुनिया को दिखे कि हाँ उसने हमला किया, और उसके बाद वो इस्तांबुल टॉक्स में मेरे ख्याल से सीज फायर के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो टर्म्स जो अमेरिका ने रखी हैं वो काफी हद तक रूस के पक्ष में है, क्योंकि जो रूस चाहता था करीब करीब वो उसको सब कुछ मिल रहा है। तो ये जो युद्ध चल रहा है अब, ये सिर्फ मेरे विचार से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जमीन करीब करीब रूस ने कैप्चर कर रखी है डोनेट्स और लुहांस्क में, वो करीब करीब पूरी उनके पास है। अन्य जगह में जो जमीन उन्होंने कैप्चर कर रखी है उसमें से भी थोड़ी ही जमीन वो खाली कर रहे हैं, बाकी और जो आपका दक्षिण में है वो सारा उनके पास है, क्रीमिया पूरा उनके पास है, तो वो रहेगा उनके पास। तो जो सीज फायर की टर्म्स हैं वो मेरे हिसाब से रूस के लिए बहुत अच्छी टर्म्स हैं एक्चुअली, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें उसको ऑब्जेक्शन होना चाहिए। यूक्रेन कभी नेटो नहीं ज्वाइन करेगा, ये सब कुछ जो रूस चाहता था वो दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर एक कोई अपने डोमेस्टिक ओपिनियन को दिखाने के लिए कोई हमला करते हैं और उसके बाद शायद अगर वो युद्ध विराम स्वीकार कर लें, तो ये मेरे ख्याल से उचित निर्णय होगा रूस के हिसाब से और रूस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, अगर हम पुतिन की बात करें सर, तो पुतिन पहले कह चुके हैं कि जो नेटो का हस्तक्षेप है वो सभ्यता के विनाश के तौर पर देखा जाएगा, सभ्यता के विनाश का कारण बनेगा। और अगर आप पुतिन इसको हेड ऑन लेते हैं तो अनकहा, अनदेखा और अनचाहा, क्या विकास जी ऐसा कोई कदम पुतिन की तरफ से उठाया जा सकता है? प्राची जी, पुतिन के लिए हम जो मर्जी बोल दें, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी अल्टीमेटली एक रीजनेबल आदमी है, कोई ऐसा कदम वो नहीं उठाना चाहेगा। और देखिए, एक जनरल यश मौर्य साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है इस पूरे युद्ध में, और स्पेशली जो ये हमारे जो आज जो कुछ हुआ है, इससे एक मिथ की रशियन स्ट्रैटेजिकली और उनकी मिलिट्री वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री है, उस मिथ का जो है वो बिल्कुल सर्वनाश हो गया, क्योंकि कोई ऐसी आर्मी नहीं होगी जो कि अपने पूरे स्ट्रैटेजिक एसेट्स को एक जगह पे रखेगी, एक लाइन में लगा के रखेगी। आपकी इंटेलिजेंस कहां थी, आपका सर्वेलेंस कहां था, आपका एयर डिफेंस कहां था, आपका एंटी ड्रोन सिस्टम कहां था। इसका मतलब ये कि एक्चुअली जो वो मिथ थी कि भाई बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, जो कि काफी हद तक पहले भी कम हो चुकी थी, पर मेरे हिसाब से आज जो है उसका बिल्कुल ही बंटाधार हो गया। सो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को देखते हुए मेरे ख्याल से इंसैनिटी की तरफ नहीं जाएंगे। जो कुछ करेंगे, जैसे कि सारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं और मैं भी उनसे एग्री करता हूं कि उनको शो करना पड़ेगा कहीं पे कि हाँ, अपनी लोगों के लिए और दुनिया के लिए कि मैंने ये बड़ा एक्शन लिया है। और उसके बाद मेरे ख्याल से
यहीं तक ये सीमित रहेगी। अभी तक की जो सिचुएशन थी ट्रंप के आने के बाद रुपेंद्र जी, बार बार कोशिशें की जा रही थी सीजफायर इन दोनों देशों के बीच में हो। ट्रंप तो बार बार शांति के साथ खड़े हैं, चाहे क्रेडिट लेना हो भारत और पाकिस्तान के सीजफायर में उसकी चर्चा करना हो या इन दोनों देशों के बीच में सीजफायर की बात वो बार बार करते रहे। इस्तांबुल में दोनों देशों के डेलीगेशन मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, टेबल पर बैठ रहे हैं, और उससे पहले ये हमला यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। क्या मतलब है इसका? देखिए, मतलब बेसिकली ये है कि बातचीत वार्ता एक अलग ट्रैक पे चल रही है जो हो रहा है, बट ऑन द ग्राउंड ये वॉर चल रही है, राइट? अब वो वार्ता कब ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगी कि इस जंग को रुकने का होगा? मेरे विचार से मैं फिर से कहता हूं, पुतिन शायद इसको अभी तक जिसको ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं, इसको रीडिफाइन कर देंगे कि अब हम वॉर में हैं, ओके? और वॉर अगर ये डिक्लेयर कर देंगे, उसमें अपने देश के अंदर कॉन्स्क्रिप्शन यानी कि सारे एडल्ट एज के मेल्स को ये इकट्ठा करके वॉर की तरफ भेज सकते हैं। लीगल और इमरजेंसी पावर्स बहुत और आ जाती हैं सरकार के पास। दैट इज वन। सेकेंडली, पुतिन इसको ऐसे भी पोजीशन कर सकते हैं। अभी तक देखिए पुतिन का जो यूक्रेन को के बारे में कहना है, एक तो कि नेटो में ना जाए, दूसरा ये कहते हैं कि हम जा रहे हैं स्पेशल ऑपरेशन फॉर डी नाजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन में नाजियों ने कब्जा कर लिया, उनको डी नाजिफाई कर रहे हैं। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव अब बदल सकते हैं, ये कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ डी नाजिफिकेशन अब मैं पूरा का पूरा यूक्रेन को हमें डिफीट करना है। एक उस भी रास्ता जा सकता है पुतिन की सोच का। इन टर्म्स ऑफ क्या वेपन्स या कैसे होंगे, कोई और विकल्प खास दिखते नहीं। ऑलरेडी जितने इनके पास हेवी जो भी कई इक्विपमेंट्स हैं, मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, ड्रोन्स हैं, ये फेंके जा रहे हैं रोज के रोज। तो कोई स्पेक्टैकुलर नई चीज नहीं दिखती है इनके पास है शायद। इसके अलावा भी डोंट नो, हो सकता है, पर कोई ऐसी चीज हो जो आपको और हमको चौंका दे। अरे ये वो चौंकाने वाली चीज केवल वही बचती है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, राइट? जिसकी चांस बहुत कम है, जैसे हमारे सारे लर्नेड कोलीग्स कह रहे हैं। बट उसके अलावा पुतिन के पास कोई चौंकाने वाला मेरे ख्याल से कोई और दाव नहीं है। चलते रहेंगे इसी राह पे। यस, अपने देश के अंदर अपने लोगों को बताएंगे कि अब हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रहा, अब ये वॉर हो गई है क्योंकि इन्होंने इतना अंदर आके हमें मारा। और यूक्रेन को अब हमें केवल डी नाजीफाई नहीं करना है, यानी कि नाजी नहीं निकालने वहां से, हमें पूरे यूक्रेन को अब दबाना है या पूरे यूक्रेन को डिफीट करना है, काइंड ऑफ थिंग। तो ये मल्टीपल, आई थिंक सेवरल ट्रैक्स पे पुतिन का रिएक्शन होगा। मेरे विचार से, पार्डन मी, आई मे बी माइनॉरिटी व्यू राइट नाउ, पर मेरे विचार से पुतिन विल नॉट अभी वो सीज फायर को तैयार नहीं होंगे, बल्कि इसके चलते उन्हें और कुछ करने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो और अपने को ही विल डिग हिमसेल्फ, अब वो अपने को नहीं, और तो इसको ऐसे समझे रुपेंद्र जी, क्या ये यूक्रेन तक सीमित रहेगा, या पुतिन, जैसा मैं कह रही हूं कि वो नेटो के साथ हेड ऑन लेंगे, तो जो 32 देश हैं नेटो के और जो खुलकर सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके यूक्रेन के साथ, वहां तक भी आग जा सकती है? नहीं, उसका चांस कम है। इफ यू आर आस्किंग मी, आई डोंट थिंक पुतिन नेटो पर जाएगा, उसका चांस बहुत कम है, क्योंकि अभी वो यूक्रेन को तो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, राइट? और जैसे हम सब देख रहे हैं, सुपर पावर स्टेटस, सुपर पावर छवि, और जो पूरी इमेज थी रेड आर्मी, रशिया इतनी पावरफुल, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इंडिया में हमें थोड़ा और ज्यादा दुख होता है देख करके कि हमारा इतना अच्छा दोस्त जो एक समय इतनी इतनी पावर में था, वो इतना रिड्यूस हो गया वो उस देश की पावर। तो नेटो को मेरे ख्याल से नहीं नेटो आई डोंट थिंक, क्योंकि नेटो को करेंगे तो फिर बहुत बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। वो तो हाराकिरी करने जैसे हो जाएगा, जैसे जापानीज अपने को सुसाइड करने को हाराकिरी करते ना नाइफ लेके, तो वो नहीं, नेटो पर नहीं करेंगे। बट हाँ, यूक्रेन पर ये कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब चर्चा इन दोनों देशों के बीच की होती है तो अमेरिका का जो रुख है, आलोक जी, वो एक बार आपसे समझना चाहूंगी। ट्रंप ये चेतावनी दे देते हैं कि संघर्ष अगर नहीं रुकता है तो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ये दुनिया बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद भी हालात जस के तस रहते हैं, ये और भी ज्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। क्या भूमिका अमेरिका की रही है, आगे रह सकती है, क्या कोशिशें दुनिया की तरफ से अब की जाएंगी? देखिए, जहां तक सवाल राष्ट्रपति ट्रंप का है, उनकी ना तो कोई नीति है ना कोई पॉलिसी। वो स्पोरेडिक स्टेटमेंट्स देते हैं, आज कुछ कल कुछ। उनकी ये इच्छा रही है कि ये युद्ध खत्म हो जाए। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा मैं 48 घंटे के अंदर इसको खत्म करा दूंगा, और वो सोच रहे थे कि शायद वो कर सकें। उनको लग रहा था कि मैं यूक्रेन पे दबाव बनाकर
उसको युद्ध विराम के लिए राजी कर लूंगा, और वो उन्होंने काफी हद तक कर लिया। आपने देखा जब जेलेंस्की अमेरिका आए तो किस तरीके से उनके बीच में डिफरेंसेस आए, लेकिन इवेंचुअली जो है जेलेंस्की इस बात से मान गए कि युद्ध विराम करेंगे। और अगर आप देखें तो एक राष्ट्र के नेता होने के की हैसियत से यूक्रेन के लिए बहुत शर्मनाक था, क्योंकि आप अपनी काफी बड़ी भूमि से अपना कब्जा छोड़ रहे हो। आप तो पहले क्रीमिया और उसकी बात कर रहे थे कि वो भी यूक्रेन की भूमि, आप उसको तो छोड़ो, क्रीमिया और जो डोनेट्स्क और लुहांस्क का था, उसके अलावा आप खार्किव और अन्य ओब्लास्ट में भी जमीन दे रहे हो। तो यूक्रेन के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति थी, लेकिन फिर भी जेलेंस्की मान गए थे, क्योंकि वो ये जान रहे थे कि पश्चिम के समर्थन के बिना उनकी युद्ध जारी रखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएगी। लेकिन उसके बावजूद पुतिन तैयार नहीं हुए, पुतिन हमला करते रहे, और हालांकि वो बात कर रहे थे युद्ध विराम की, लेकिन रुके नहीं तुरंत। और उसके बाद ट्रंप की अपने वक्तव्य देखे, पुतिन के खिलाफ भी उन्होंने कई वक्तव्य दिए। लेकिन ट्रंप की इन पॉलिसीज के कारण जो यूरोपीय राष्ट्र जो अभी तक काफी पैसिव डिफेंस नीति को फॉलो कर रहे थे, वो पहली बार जो है उन्होंने काफी सालों के बाद अपने रक्षा क्षेत्र पर ध्यान देना शुरू किया है, और कई यूरोप के राष्ट्रों ने अपने रक्षा बजट में काफी ज्यादा इजाफा किया है, और एक सुदृढ़ रक्षा पद्धति और रक्षा प्रणाली स्थापित करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और यूरोप के अधिकांश राष्ट्र जो सामग्री की मदद है और जो जितनी आर्थिक मदद है वो यूक्रेन को दे रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन जब तक वो सिर्फ सामग्री और युद्ध का सामान दे रहे हैं, मेरे ख्याल से रूस नेटो पे हमला सीधे नहीं करेगा, क्योंकि एक नेटो राष्ट्र पर हमला करने का मतलब है कि पूरे नेटो के ऊपर हमला करना, और वो मेरे ख्याल से जिन हालात में आज रूस है वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें एक और चीज समझनी चाहिए कि इस हमले के बाद से रूस की अर्थव्यवस्था पर भी काफी असर पड़ेगा। क्योंकि अभी जब तक मैं पिछले साल गया था तो मॉस्को में आपको लगता ही नहीं था कि एक राष्ट्र किसी युद्ध पे है, लेकिन अगर अब इतने अंदर हमले हो सकते हैं तो आप देखेंगे कि लोगों के अंदर जो लोगों का जो कंडक्ट है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उस पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। ठीक, अगर रूस के कदम की ही सिर्फ बात करें, रूस को कोई कदम उठाना है, रूस कोई कदम उठाएगा, ये तो सब जानते हैं कि पुतिन अब इस हमले का बदला तो लेंगे, अब कैसे लेंगे वो तो रूस को ही देखना है। लेकिन विकास जी, अगर मैं रूस के हथियारों के बारे में पढ़ूं तो अभी तक जो सुपर हथियार कहे जाते हैं रशिया के, उनका इस्तेमाल इस वॉर में रशिया ने किया नहीं है, जिसमें जिरकॉन है, अवनगार्ड है, ऐसी मिसाइलें हैं रूस के पास जिसका इस्तेमाल करके वो भारी नुकसान पहुंचा सकता है। पोसाइडन है, इनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है रशिया ने। तो क्या अब संभव है कि इन सुपर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए रशिया की तरफ से? जी, आप बिल्कुल मेरे ख्याल से आपने सही पॉइंट दिया, क्योंकि अभी एक प्यूनिटिव और डिसिसिव स्ट्राइक करना चाहेंगे पुतिन इस टाइम पे, और जो भी उनके पास जो ये जिन के आपने नाम लिया है, अवनगार्ड वगैरह, इनका आप इस्तेमाल आने वाले समय में देखेंगे। और क्योंकि अब उनका, जैसे कि हम सब पैनलिस्ट भी एग्री कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की ईगो जितनी उनकी, चाहे ईगो हो ना हो, लेकिन ईगो उनकी है, और वो बदले के तौर पर यूक्रेन के ऊपर एक भीषण हमला जरूर करेंगे, जिसमें इट विल बी नो हैंड्स बार्ड। सारा सब जो भी उनके पास सिस्टम्स हैं अच्छे से अच्छे, उनका इस्तेमाल हम आगे देखेंगे। चले ठीक, यानी सुपर वेपन का जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है, सुपर हथियारों का इस्तेमाल पुतिन की तरफ से किया जा सकता है। अभी संघर्ष की जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी और ये और एक्सेलरेट होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।